नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी न किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, उसके कार्यक्रम के ख़ास मेहमान श्री लज्जाराम आश्रम के श्री महंत श्री राजेश स्वरूप शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्री महंत जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र भूमि के इस प्रसिद्ध तीर्थ पांडु पिंडारा की तरफ से आज जन्माष्टमी की आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, उन दर्शकों का भी स्वागत करता हूं जो इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और हमारे को सुनेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनानम सृजाम्यहम्। ऐसे ये जो शब्द थे योगी ऋषि भगवान श्री कृष्ण जी के शब्द थे। उन्होंने कहा जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं किसी न किसी अवतार रूप में इस सृष्टि में आऊँगा और इसके अधर्म करने वाले लोगों का संहार करूँगा। ऐसे उनका मंतव्य था। ऐसे योगी भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी की जयंती पर देश व प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। पूज्य श्री महंत स्वामी जी, राजनीति शब्द को किस नज़रिए से आप देखते हैं? आपने वेदों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, आपने संस्कृत गुरुकुल परंपरा को आप चला रहे हैं, वर्तमान में भी आपके आश्रम है, शिक्षा, सामाजिक सेवा और गीता को आपने नज़दीक से देखा है, जिया है और उसके प्रचार प्रसार के लिए आप निरंतर कार्यरत हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से हमारे पास सूचना है, आप राजनीति के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जींद विधानसभा से आपने अपनी दावेदारी ठोकी है, तो क्या माने राजेश स्वरूप शास्त्री श्री महंत जी की राजनीति शब्द के क्या मायने हैं वेदानुसार और उनके व्यक्तिगत विचार क्या है? जी स्वामी। मैं सबसे पहले आपने बहुत सुंदर यदा यदा ही धर्मस्य का जो उच्चारण किया है, मैं उसको नतमस्तक करता हूँ, जिसका सीधा सीधा अर्थ है जब जब धर्म को वृद्धि करने के लिए अधर्म का नाश करना पड़ेगा। तो मैं तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो 2005 से जी खुद जो है गीता जयंती का आयोजन आपकी इस पांडु पिंडारा की धरती पर करता आया हूँ जी। उसके बाद हमारे आग्रह पर ही जो है पूरे हरियाणा में गीता जयंती का आयोजन हुआ, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो है गीता जयंती का प्रचार हुआ जी। हमने गीता जयंती तब शुरू की जब जींद में कोई गीता जयंती का शब्द भी नहीं जानता जी। तो इसका मतलब है कि गीता को हमने पढ़ा है, समझा है। जी स्वामी। जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, दो तरह से जो हमारे देश का जो शासन प्रशासन चलता था, पहले राजा महाराजा जो है चलाते थे, उसको राजशाही बोलते थे। उसके बाद लोकतंत्र आया, तो दोनों में ही राजशाही थी या लोकतंत्र था, दोनों में ही राजनीति। वे राज को किस नीति, मतलब नीति एक प्रोसीडिंग हिस्सा पॉलिसी उसके रूप में जानते हैं भी आप किस रूप में उसको चलाएंगे जी। तो जब आदमी को मौका मिलता तो चिंतन करता है। अब चूंकि हमने संस्कृत साहित्य को पढ़ा है, अब आपने कैसा प्रश्न कर दिया, तो मेरे पास एक पुस्तक रखी है, भारत से बौद्धिक विषय भी, भारत का बोध कैसे हो पाएगा, तो शास्त्रों से ही हो पाएगा। तो शास्त्रों में हमने एक एक शब्द को पढ़ा है जी। रामायण के पात्र हैं, भगवान राम का आदर्श है जी। तो उसलिए जो राजनीति है तो एक मर्यादा से बंधना ही राजनीति है। क्या बात। तो मैं तो यही मानता हूँ कि मर्यादा से बंधना ही राजनीति है। दर्शकों, हमने भी राजनीतिक विशेषज्ञ और वे राजनीति के विद्वान जो लोग पीएचडी करते हैं, वो हमने उनसे भी जानने का प्रयास किया राजनीतिक शब्द के मायने क्या हैं। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि राजनीतिक शब्द का मायने होता है समस्याओं के समाधान की कुंजी। और दूसरी तरफ श्री महंत राजेश स्वरूप शास्त्री वैदिक विद्वान और संस्कृति को बचाए रखने के लिए निरंतर कार्यरत, उन्होंने बताया कि राजनीति जो शब्द है उसके मायने है धर्म से बंध कर नीति अनुसार राज को चलाना। ये राजनीति शब्द के मायने बताए जी। तभी तो श्री रामचंद्र के सामने जब समस्या आई, जो अपनी स्वयं की जो पत्नी थी उनको छोड़ना पड़ा, तो राजनीति में तो इस तरह के आपको हमेशा
उदाहरण मिलेंगे। अगर आपको पद मिलता है तो सबसे पहले जो शपथ दिलवाई जाती है तो गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। पद व गोपनीयता की शपथ होती तो जो पद और गोपनीयता का अर्थ है कि भी आपको अपनों से भी जुदा होना पड़ेगा और उन शब्दों को आप व्याख्या नहीं कर सकते। और जब निर्णय आप लेंगे देश के लिए, समाज के लिए, तो फिर उनको दूर करके चलना पड़ेगा। तो वही राजनीति, तो मर्यादा से बंधना ही राजनीति है। क्या दर्शकों, जैसा कि राजेश स्वरूप शास्त्री विद्वत जन हैं, उन्होंने कहा मर्यादा से बंधना ही राजनीति है। और बहुत गहरे शब्द आज राजनीति के नए अर्थ का भी हमें पता लगा कि जब आप पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं तो वहाँ यह होता है कि आप अपने निज लोगों से भी आपको कुछ दूरी बनानी पड़ेगी उस पद व प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। पूज्य श्री महंत आचार्य राजेश स्वरूप शास्त्री जी, आपने बहुत सुंदर व्याख्या राजनीति की दी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार का राजनीतिक स्वरूप आप देख रहे हैं, अगर मैं गलत ना हो तो आपने निश्चित तौर पर हरियाणा को बनते देखा है, अनेकों राज्यों को देखा है, अनेकों मुख्यमंत्रियों को देखा है। किस प्रकार से जींद के लिए आपका क्या स्वप्न है? जींद को आपने नज़दीक से देखा है, क्या ऐसा नया करते चलना है? जिस प्रकार से आपने शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल परंपरा को आज भी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में आप चला रहे हैं, धार्मिक संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप गुरुकुल परंपरा चलाए हुए हैं, तो जींद के लिए आप विज़न क्या लेके चले हैं? यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है जींद विधानसभा से, तो उस राजेश स्वरूप शास्त्री श्री महंत जो मंदिर की व्यवस्था को सुंदर और सुव्यवस्थित रखता है, वो राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से रखने वाले हैं? जैसा कि बंधुवर आपने एक प्रश्न ना करके लगभग मैं समझता हूँ कि 6 प्रश्न एक बार में किए हैं जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक एक प्रश्न का उत्तर आपको दूँ जी। नंबर 1 कि भी राज्य को और एक सिस्टम को बढ़ते हमने देखा है जी। इसमें कोई शक नहीं। जब से हमारा बौद्धिक विकास शुरू हुआ है तब से हमने एक प्रगति का जो आधार है उसको देखा है जी। जींद कैसे विकसित हुआ, जींद में हम कहाँ खड़े, इन चीज़ों को हमने देखा। राजनीति बौद्धिक रूप से हमने देखा जी। मैं सबसे पहले जिक्र करता हूँ 13 दिन की उस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, जहाँ से हमने राजनीति का बौद्धिक चिंतन हुआ। क्या बात। उससे पहले हमें जो है एक बात ही पढ़ाई गई थी भी जो भी कुछ है कांग्रेस है जी। कांग्रेस के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो बालपन से जो कांग्रेस का ऐसा मन मस्तिष्क के अंदर जो छप गया तो उससे बाहर नहीं निकल पाए जी। तो हम जब कक्षा में पढ़ते थे तो जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जिस दिन जो है हत्या हुई, उस दिन हम एक विद्यार्थी थे जी। तो एक उस तरफ मोह चलता रहा। उसके बाद जो है राजीव गांधी जी आए, राजीव गांधी जी यहाँ जींद में भी आए, उसमें भी हमने देखा जी। तो एक अलग से संरचना रही जी। जब आते आते 1996 तक जब पूर्ण रूप से बौद्धिक विकास हुआ और जब 13 दिन की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी की गिराई गई जी, तब से ये समझा भी राजनीति किसी को देखने के लिए नहीं, खुद समझने के लिए है। और तब से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने लगे, क्योंकि देश पहले है। अभी आपने कोरोना के समय देखा जी कि हम क्या देख रहे हैं कि भाई जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अभिगच्छति, जननी ही सब कुछ है और जन्मभूमि ही सब कुछ है। चाहे आप अमेरिका गए, चाहे जापान गए, कहीं भी गए, लेकिन वापसी आपको वहीं आना पड़ा। बिहार और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि लोगों ने पेड़ जो थे, बड़े बड़े पेड़, उन पेड़ों पर रह करके अपना समय जो कोरोना का जो कुछ दिन का पेड़ था उसको निकालना पड़ा। तब जा कर के ये सारी बातें समझ में आई। जननी जन्मभूमि, जहाँ आपने जन्म लिया है जी, और जिस जननी ने जन्म लिया उसकी आपने सुरक्षा और संरक्षण करना है, उसने आपको पैदा इसलिए किया है जी। तो इस प्रकार राजनीति का और जननी और जन्मभूमि का इसका जो हमारे ऊपर कर्तव्य है जी, जो बोध है, उसको हमने पूरा करना है। जहाँ तक जींद के विकास की बात है जी, जींद का विकास के लिए हमेशा चिंतन में रहें जी। जैसा कि आपको जानकारी है कि कुरुक्षेत्र भूमि और कुरुक्षेत्र बोर्ड जो बना, कुरुक्षेत्र भूमि 96 किलोमीटर की है जी, जो कुरुक्षेत्र से लेकर के लगभग 5 जिले उसके अंदर समाहित है जी। अनेकों तीर्थ थे। पहले जो है केवल कुरुक्षेत्र का विकास जो है भारत सरकार की तरफ से, हरियाणा की तरफ से किया जाता था जी।
हम मेरे ही प्रयास से जी मेरे पास लिखित जो है रिकॉर्ड है, मेरे ही प्रयास से जी जो है पहली बार कुरुक्षेत्र से बाहर हमने कुरुक्षेत्र भूमि के लिए विकास की जो गति है उसको हमने चलवाया। उसकी परिधि को तो उसकी 96 किलोमीटर की परिधि को चलवाया। दो बातों का साक्षी हूँ मैं, एविडेंस है मेरे पास जी कि भी जो भी ग्रांट जो लगनी शुरू हुई जी पहली हमारी मांग पर हुई। पिंडारा तीर्थ के लिए 1,05,00,000 रुपये की पहली धनराशि पिंडारा के लिए आई जी अन्य तीर्थों के लिए आई। उसी प्रकार से गीता जयंती का आयोजन भी इस पूरी भूमि पर किया। तो इसका अर्थ है कि भी जो एक अधिकार है उस अधिकार को मांगने के लिए जी अब 35 गुरुकुल हैं जी 35 गुरुकुलों का मैं अध्यक्ष हूँ। क्या बात शिक्षा के मार्फत मैंने जो गुरुकुलों की एक परंपरा को पुनर्जीवित करवाया है। जी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से सबको एक अलग से दर्जा दिलवा करके गवर्नमेंट से अलग से दर्जा दिलवा करके गुरुकुल हम सुनते आ रहे थे, लेकिन गुरुकुल के नाम से कोई संस्थाएं जो पहले चलती थी उन सब को पिछली सरकारों ने समाप्त करवा दिया। लेकिन उनको पूर्ण रूप से एक नया दर्जा जो गुरुकुलों का हमने दिलवाया है। जी जब से ये दावेदारी पेश की है तो सभी गुरुकुल के जितने भी संचालक हैं जी सब लोगों की तरफ से एक ही शुभकामना है जी कि भी हम आपके साथ हैं और हम आपका जो है, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व क्योंकि संस्कृति पे शिक्षा पे और विकास पे तीनों पर आपका चिंतन है जी आपने मेहनत की है। लोग बहुत से समाज सेवी आए हुए हैं, चुनाव के लिए आए हुए हैं। जी मैं चुनाव के लिए समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो बचपन से जिस दिन से मेरे दिल और दिमाग में छाई उसी दिन से समाज सेवा का जो जज्बा मैंने मिला है। मेरा गुजारा भी मेरा रोजगार भी यही है, लेकिन वो एक सेवा जो है सेवा भाव से हमने किया है जी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मौका हमें पार्टी देगी तो हम उसको अवश्य ही पूरा करेंगे। और जहाँ तक विशेष रूप से जींद की जो बात है जिस प्रश्न को मैं आपको अलग से बताता हूँ जी कि मैं जो है अखबार के माध्यम से चैनलों के माध्यम से सुनता रहता हूँ जी। लोग बड़े बड़े वादे करें हमें जींद का विकास कैसे हो। जी तो जींद की एक भौगोलिक परिस्थिति को आज के दिन आपने समझना होगा। जी अब जींद बैकवर्ड है सब कहते हैं, लेकिन बैकवर्ड कब था क्या किसी को पता है बैकवर्ड कब था? मेरे पास प्रमाण है कि जींद बैकवर्ड कब था। जी आप जितने भी हैं आप पूछ लेना कभी भाई जींद को बैकवर्ड का दर्जा कब मिला। साझा करते चले इस अनुभव को अपने। तो मैं लिखित दूंगा जी। तो जो भी है बैकवर्ड का दर्जा कब मिला जी। तो जींद बैकवर्ड हमेशा रिकॉर्ड में रहा, लेकिन पिछले 20 वर्षों से जी चाहे वो राजनीति रूप से ले लो। अब 3 जो है मंत्री यहाँ के रह चुके हैं जी। उप मुख्यमंत्री अपने आप को जींद का कहते रहे, ठीक है जी। राजधानी के शब्द भी कहते हैं पिंडारा को राजधानी रहे और फिर बैकवर्ड की बात करते हैं। जींद का जो बच्चा है जी आज चाहे वो अमेरिका है कनाडा है कोई भी देश है चाहे दिल्ली है और चाहे चंडीगढ़ है सब में अपनी योग्यता का जो लोहा मनवा रहा है। क्या बात है, निश्चित तौर पे। अगर आप ये कहेंगे भी उल्टे बांस बरेली को भाई जींद में सब कुछ हो जाएगा, न्यूयॉर्क को आप जींद में नहीं ले आ सकते। ठीक है। तो जींद का जो विकास है वो बौद्धिक रूप से संपूर्ण विकास है। क्या बात। उसको डेवलपमेंट करना, उसको हरा भरा रखना, उसको साफ सुथरा रखना, यही हमारा चिंतन रहेगा कि हमारे बच्चे कामयाब हों और कामयाबी की जो छत्र छाया में आगे बढ़ के पूरे विश्व के अंदर अपना नाम कमाए। जी। आप यहाँ जींद के अंदर आज मजदूर ढूंढने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये समझते भी हमारे बच्चे मजदूरी करेंगे, हमारे बच्चे जो हैं शासन करने के लिए हैं। क्या बात है। जींद का जो बच्चा है नीति निर्धारण में है, आप उनको मजदूरी की तरफ धकेलने की बात करते हो, मजदूर कहाँ मिलेगा आपको जी। तो जींद का विकास, जींद का जो है उन्नति वो बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी कि जींद का विकास किस रूप में हो जी। एक भौगोलिक परिस्थिति का मैंने बताया जी। आज जींद की तरफ बाईपास बन चुके हैं जी। जींद के चारों तरफ जमीन का भाव जो फरीदाबाद के भाव थे, जो गुड़गामा के भाव थे, वो जमीन के भाव हो रहे हैं जी। इतना अनमोल जो है जमीन की कीमत हो रही है जी। आप संगठन, लेकिन जींद में राज किसका है? नगर परिषद का राज जी। अब पिंडारा जो है अपने आप को गांव कहता है या शहर कहता है? अमरेडी क्या है, गांव है या शहर है?
गांव बोले जाते हैं। लेकिन वो शहर का भाग हो रहा है। जी रूपगढ़, जीतगढ़, अहिरका, जी झांझ, उधर किशनपुरा, बिशनपुरा, जी। शादीपुरा, गोविंदपुरा, उधर पूरा आप घूम जाइए। जी। तो आज जो है जरूरत है जींद को महानगर घोषित करने की। क्या बात, नगर निगम घोषित होगा तो जींद का विकास अवश्य ही होगा। क्या बात है। नहीं तो ये जो है लोग लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी ज़मीन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। जी जी जी। अब कितने, मुझे पता है कितने लोगों ने प्लाट खरीद रखे, लेकिन वो निर्माण के नाम पे कुछ नहीं कर पा रहे। जी जी। क्यों? क्योंकि नगर परिषद और गांव की जो सीमाएं हैं, हमारे जिला नगर योजना आकार की जो योजनाएं हैं, उन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। तो उनको निकालना और नगर निगम घोषित करवाना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। हमें मौका मिले ना मिले, हमने एक विकास के लिए संदेश दे दिया कि ये सब गांव जो हैं आपस में इतने जुड़ चुके हैं, सब ऐसे तड़प रहे हैं। जब तक इसका विकास इनको नहीं जो है कि एक्ट के माध्यम से इनको नहीं जोड़ा जाएगा, ग्राम पंचायतों के अधीन जब तक रहेंगी तो विकास नहीं हो पाएगा। जी। दर्शकों, जिस प्रकार से राजेश स्वरूप शास्त्री जी सामाजिक चिंतक, सामाजिक विचारक और जिस प्रकार का वक्तव्य जींद के बारे में इनका विज़न है, जो सपना है, वास्तव में विचारणीय विषय है। सभी राजनेताओं के माध्यम से, राजनीतिक दलों के माध्यम से बार बार हम कहते हैं पिछड़ा 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 इलाका, लेकिन राजेश स्वरूप शास्त्री श्री महंत जी ने कहा इसको महानगर का दर्जा देने की आवश्यकता है। ये तो अभी विकसित हो चुका है, बस इसको अपने पंखों को उड़ान देने की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार का विज़न निश्चित तौर पर राजेश स्वरूप शास्त्री श्री महंत जी का है तो निश्चित तौर पर जींद किसी भी तरीके से पिछड़ा हुआ नहीं है। और जिस प्रकार से श्री महंत जी ने कहा, आज जींद का हर युवा अपनी उपस्थिति क्रांतिकारी तरीके से और विश्व के पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है अपने बौद्धिक विकास की तरीके से। और जिस प्रकार से श्री महंत जी ने कहा कि जींद के युवाओं का संपूर्ण रूप से बौद्धिक विकास हो चुका है। बहुत बड़ी बात आपने श्री महंत जी आपने कही। श्री महंत जी, राजनीति के क्षेत्र में तेज तर्रार व्यक्ति कामयाब होते दिखे हैं। ये साधु सन्यासी धर्म नगरी को चलाने वाले श्री महंत किस प्रकार से उस राजनीति के चक्रव्यूह से कैसे निकल पाएंगे या उस चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएंगे? या विष्णु माया भगवती यथा सम्मोहितम जगत है। ये विष्णु भगवान की ऐसी माया जिसको संपूर्ण लोगों को मोह पास में फंसा रखे है। हम भी फंस चुके हैं जी। हमारी भी एक नीति बन गई भी चलो हमने चुनाव लड़ना है जी। जिस दिन हमने शंखनाद किया कि भी हमने चुनाव लड़ना है जी, तो कोई मेरी इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन प्रभु की एक ऐसी कृपा हुई, मैं जब सुबह उठा जी तो ये ध्यान आया कि भी काम तो बहुत कर ही रहे हैं और जब तक राजनीतिक रूप से पिछड़े रहेंगे, हमारा एक सहभागिता नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। तो जब भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी मिली और जिसमें हम शामिल हैं, जो सबको मौका दे रही है जी। जब सबको मौका दे रही है, मुख्यमंत्री तक जब बढ़ा रही है, मंत्री तक बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर जीत के विकास के लिए हमारे से काम कराना चाहेगी तो हम भी कोशिश कर लेंगे जी। तो हमने तुरंत जो है अपना आवेदन किया, अपनी मनसा को प्रदेशाध्यक्ष से, माननीय मुख्यमंत्री से बताया जी। बोले जी अवश्य कोशिश कीजिए जी, जो भी श्रेष्ठ जो है नेतृत्व का फैसला रहेगा हो सकता आपके पक्ष में हो जी। तो जो आप को पीछे क्यों रहना है। तो एक हमारा एक आदर्श जब बन गया कि भाई जब हमारे जो संत महात्मा जो राजनीति में कार्य कर रहे हैं जी, तो उसको एक विस्तार देने के लिए जो हमारी योजनाएं हैं, उद्देश्य हैं, उनको विस्तार देने के लिए हमने जो ऐसा प्रयास किया। जहाँ तक लोगों का सवाल है, भी लोग अपना एक राजनीति अपना जो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, मैं किसी की मेहनत को नकारा नहीं करूँगा जी। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के, चाहे भारतीय जनता, सब लोग बदल जी जान से मेहनत करें जी। उनका एक अपना सपना है जी, ठीक है। हम किसी के सपने को जो चकनाचूर नहीं करते। अपना तो एक ही विषय है जी कि जींद का जो चुनाव है इसमें जो मतदाता का जो प्रेम है वो चुनाव नहीं चयन होगा। क्या बात है, चुनाव नहीं चयन होगा। अगर हमारे को मौका मिला तो चयन होगा। जो लोग आज दूसरी पार्टियों में साथ लगे हैं कि वे महाराज जी का चयन करना है जी,
तो पिछले जो 10 दिन से जो लोगों का प्रेम है, 36 बिरादरी के लोग जो अभी अंदर बैठे हैं जी सुबह भी आकर के जा लिए, जी तो सब लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। उनका एक ही बात है कि आप फील्ड में उतरो। भाई फील्ड में आपने उतरना है, मैंने थोड़ी उतरना है। जी अगर आप कहेंगे तो चयन कर लेना। तो 2 चीज़ें रहेगी, पार्टी और मतदाता। जी पार्टी की इच्छा है हमें चुनाव लड़ाए, हम लड़ेंगे। जी चयन का जो एक विश्वास था, जी जो मगर भाई आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसी कांग्रेसी के साथ करें, किसी जेजेपी के साथ करें, कहीं आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? उनके जी जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप अगर मैदान में आएंगे तो फिर हम तो आपका चयन करेंगे जी। तो इसलिए जो उस एक आत्मविश्वास के साथ, एक शांति और सद्भावना के साथ, भाई जींद की धरती में जो भी कुछ मिला है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2002 में मैंने हरिद्वार आश्रम निर्माण की नींव रखी जी। तो हमारे एक बुजुर्ग जो है, हमारे जो संस्था से जुड़े हुए श्रद्धालु थे, और उस टाइम मान लो मेरी उम्र 30 से 35 वर्ष रही होगी जी। और उनकी उम्र उस वक्त 70 साल के आसपास थी जी। तो उन्होंने कहा भाई महाराज जी हम आपको पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि भाई आप जो है हरिद्वार में जा कर के बस जाएंगे, वहाँ की जो आराम परस्ती है उसमें आप डूब जाएंगे। तो मैंने एक वादा किया था जी कि भाई जब तक आप हैं, जब तक आप हैं, मैं हरिद्वार आश्रम जरूर बनाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं जी। और संयोग से उनका जो स्वर्गवास है पिछले 2022-23 में ही हुआ है जी। ठीक है, यानी कि 20 वर्षों के बाद। तो उसका जो एक लगन और मेहनत, उसके बाद हमने गुरुकुल की स्थापना करी, 1 करी, 2 करी, 3 करी। तो लास्ट में यही अंतिम निर्णय यही रहा कि भाई यही भूमि हमारी कर्म की साक्षी है, इसी में अपने जीवन को लगाना है, इसी को समर्पित होना है। तो जो भी कुछ करेंगे अपने क्षेत्र में करेंगे, हरियाणा प्रांत में करेंगे जी। चाहे वो हरिद्वार है, वृंदावन, ठीक है, लोगों की सेवा का एक साधन है जी, लेकिन अपने शरीर से जितना भी बनेगा यही कार्य करेंगे जी। तो मेरी इच्छा और मेरा संकल्प सबको पता है जी, सबको पता है, जो बड़े बड़े आश्रम वहाँ बना, सबको पता है कि भाई ये आदमी ठीक है, अपनी एक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है जी। तो ये हौसला, ये मन का विश्वास, इस जींद के लिए जो भी अगर मौका मिला एक वैधानिक रूप से वो कार्य करेंगे, नहीं तो फिर भी कर रहे हैं, कुछ दूर हो रहे हैं, काम तो चल ही रहा है, काम तो कोई बंद होना नहीं जी, तो करते रहेंगे। राजेश स्वरूप शास्त्री जी, ये धर्म नगरी कहलाती है पांडुपिंडारा तीर्थ धाम। यहाँ हमने 1982 में देश के महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी को भी आते हुए देखा है। यहाँ पांचाल विश्वकर्मा ब्राह्मण धर्मशाला के जीर्णोद्वार के लिए वो आए, शिलान्यास के लिए आए। यहाँ वो क्रांतिकारी धरती है। इतने समय बाद यहाँ राजनीति का क्षेत्र भी बन गया। वर्तमान में सांसद भी पांडुपिंडारा की तीर्थ धरती से नज़र आते हैं। क्या ये जो धर्म नगरी है अब वो कर्म और राजनीतिक नगरी भी बनने जा रही है भावी विधायक के रूप में? क्या राजेश स्वरूप शास्त्री उस क्रांति का बिगुल बजाने जा रहे हैं? देखो जी, महामहिम राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी इस तीर्थभूमि पर आए जी। मैं सबसे पहले इस तीर्थभूमि की विशेषता दर्शकों को बताना चाहूँगा, वैसे तो पता है, फिर भी मैं आज इस माध्यम से बताना चाहूँगा जी कि आप कहीं भी जाइए, आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, माता के वैष्णो देवी जाते तो माता के मंदिर में जाते हैं, कामाख्या जाते तो वहाँ भी माता का स्वरूप है जी। चाहे वो तिरुपति है, सालासर है, कहीं भी आप जाइए, सब जगह आपको देवताओं का मंदिर ही मिलेगा जी। और हरिद्वार की जहाँ तक बात है तो वो कहते हैं भी कहीं भी मिले ना मिले, लेकिन हरिद्वार मिलेंगे, तो वहाँ अस्थियाँ जाती हैं जी। लेकिन साक्षात अगर पितरों का वास जिस भूमि पर है वो पिंडारा तीर्थ जी। अब पितरों को जो समझ पाएगा उसका भला अवश्य ही होगा। पितर जो माता पिता जिनके से सड़क से इस भूमि पर हम आए और जो भी हमने विकास या जिस तरह का भी हमने अपना जीवन पाया उस पितरों के कारण है
जी। माता पितरो पितरो शब्द से ही माता पिता जी। दोनों ही शामिल हैं। जी। तो माता पिता दादा दादी एक जोड़ा है। तो इस प्रकार अगर इस भूमि पर जो हमारे लोगों ने सनातन के अंदर जो श्रद्धा बताई वो बताया भी पितरों का वास, भाई आपका स्वर्गवास कहीं भी हुआ हो जी। जो इस पुण्य भूमि से जो आपका स्वर्गवास कहीं भी हुआ है, लेकिन वो स्वर्गवास के बाद उनकी जो आत्मा है वो इस पुण्य भूमि पर वास करती है। जी। इसीलिए आप देखते हैं प्रत्येक अमावस्या को मेला लगता है जी। और बहुत बड़े बड़े जो है अखंड रामायण के पाठ भागवत के पाठ इस भूमि पर होते हैं। जी। उनका मुख्य कारण यही है कि भी पितरों का वास जी। यहाँ होता है। कोई भी पूजा करते हैं, कहते भी गौरी गणेश घर में रहें, बाकी सब जाएं, क्योंकि गौरी गणेश जो है सुख संपत्ति को देने वाले हैं, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, बाकी देवता सब जाएं, यानी कि जब हम बुलाएंगे तब आए। और यहाँ तो पितरों का वास हमेशा रहता है और उन पितरों की सत्ता को जो मानता है वो फिर भंडारा तीर्थ पर आता है। जी। तो इसलिए ये जो कर्म भूमि भी है और पुण्य भूमि भी है। जहाँ तक सांसद महोदय का आपने बताया, जी, श्री सतपाल ब्रह्मचारी मेरे आदरणीय हैं जी, हमारे गुरु परंपरा में मेरे बड़े भाई हैं जी। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है आपने भी देखा जी। तो हमने एक ही बात कही थी, विचारधारा के रूप में हम आपसे अलग हैं। क्या बात है। लेकिन नाखून और जो मांस का जो संबंध है उससे हम आपसे दूर नहीं है जी। लेकिन पार्टी की विचारधारा से हम आपसे दूर हैं जी। हमने अपना कर्तव्य भी निभाया और जो हमारा एक आदर और सत्कार का विषय उससे हम एक पल भी दूर नहीं है जी। वो पार्टियों का अपना निर्णय है, वो उनका अपना जो भी हरिद्वार में रहे, हरिद्वार में जो उनकी आस्था जागृत हुई जी। और माननीय श्री जो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं जी। भूपेंद्र हुड्डा जी से जो उनका संबंध है जी। वो जीवन और मृत्यु वाला जो संबंध है, जब मृत्यु की सैया पर मतलब जब गंगा में जब वो थे जी तब जो है बचा कर लेने में माननीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी थे वहाँ के चेयरमैन होने के नाते से और हम एक साथ हम भी उस दिन उनके साथ थे, हमने भी उनकी सेवा करी। लेकिन वो बड़े होने के नाते जो है माननीय हुड्डा साहब ने उनको तवज्जो दी जी, उनका मान सम्मान किया और उनके मान सम्मान के बदले जो हमेशा जो सोनीपत का लोकसभा का टिकट भी दिया और उनको जितवाया भी जी। तो पार्टी के साथ साथ जो एक आत्मीयता का जो संबंध उनसे रहा जी, तो उसका प्रतिफल है कि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जी जी। उनका जो धर्म उनका जो कर्म उन्होंने अपना बढ़िया किया जी। हमेशा जो है पार्टी की वहाँ उत्तराखंड में सेवा की है तो बहुत अच्छी बात है जी। तो इसलिए विचारधारा का खेल है जी, जो विचारधारा जिसकी जो बनेगी उसी पे कायम रहेंगे जी। श्री महंत जी, हम एक हफ्ता पहले श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय में मौजूद थे और संस्कृत दिवस पर साप्ताहिक सप्ताह आयोजित किया जा रहा था और बौद्धिक जो विचारधारा के विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रमेश चंद्र जी वाई ऑनरेबल कुलपति महोदय वहाँ मौजूद थे। उनसे भी हमने चर्चा की। जब चर्चा की तो उन्होंने कहा संस्कृत तो अजर अमर है, हमें अपने अस्तित्व को और संस्कृति को बचाना है, संस्कृत की तरफ लौटना पड़ेगा, संस्कृत को अपनाना पड़ेगा। यदि हमने संस्कृत को भुला दिया तो हमारा विनाश निश्चित है, ये सभ्यता नष्ट हो जाएगी, ये पूरे विश्व का विनाश का कारण संस्कृत को छोड़ना जो है एक विनाशक कदम नज़र आता है। क्योंकि आप संस्कृत और गुरुकुल परंपरा को चला रहे हैं, बतौर भावी विधायक या जो विज़न आप लेके चले हैं, बीजेपी पार्टी यदि आपको टिकट देती है और आप विधायक बनते हैं और जिस प्रकार से आपने पितरों की चर्चा की कि पितृ माता पिता और दादा दादी, आज वर्तमान स्थिति में वो भी उनकी भी सेवा भाव कम हो रही है, वो निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। इन दोनों प्रकल्पों पर किस प्रकार से राजेश स्वरूप शास्त्री जी क्या ऐसा नया करेंगे ताकि संस्कृति भी बचे, संस्कृत का भी मान सम्मान हो और पितरों का भी मान सम्मान बना रहे। वेद की एक उक्ति है मनोर्भव है जी, कि मानव बढ़ो। ठीक है जी, क्या हम शिक्षा दीक्षा लेकर के मानव बन पा रहे हैं? यही हमारा आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर यही है, क्या हम मानव बन पा रहे हैं? नहीं बन पाए। तो मानव बनोगे शिक्षा और शास्त्र के साथ, अगर आपको ज्ञान होगा तो मानव बनेंगे जी।
तो उसके लिए जो हमारे दादा दादी जो हमारे को कहानियाँ सुनाते थे राजा महाराजाओं की, उनकी जी वो हमें हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक थी। जी आज मोबाइल का युग है, मोबाइल पे बच्चा खेलता है, जी लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डिजिटल सिस्टम को भी, उनमें अच्छी अच्छी कहानियों को कार्टून के माध्यम से दे रहे हैं जी वो प्रभाव बच्चों पर बहुत अच्छा पड़ता है। जी और जो बच्चे थोड़ा सा उससे दूर जा करके जो अन्य जो असली जो साहित्य जो उससे उसको जो कैच कर ले तो उससे विनाश की तरफ जा रहे जी हैं। जी तो 80% बच्चा अगर उन कहानियों के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से अगर पंचतंत्र की कहानियों को देख रहा है तो जरूर ही मानव बनेगा जी इसमें कोई शक नहीं। जी जहाँ तक संस्कृत का विषय है, जी अंधेरा समाप्त करने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? प्रकाश की उजाले अंधेरे को समाप्त करने के लिए प्रकाश की जरूरत जी है। तो संस्कृत साहित्य के अंदर इस दुनिया का तमाम साहित्य, तमाम विषय, जी चाहे वो परमाणु बम बनाना है, चाहे वो औषधि का निर्माण है, जी। और चाहे शल्य चिकित्सा है, जी। चाहे टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ है जी वो संस्कृत भाषा के शास्त्रों के अंदर वर्णित है। क्या बात और जब तक उस वर्णित भाषा को अगर शब्दों के अर्थ को अगर हम नहीं समझेंगे जी तो वो बैटरी है जिसमें शैली नहीं है जी। क्या बात है तो जिसमें शैली नहीं होगा बैटरी काम की क्या है? जी जी तो उस प्रकार हमने अपने जीवन को बना लिया जी जी कि भाई संस्कृत नहीं पढ़नी। अरे भाई तुम जिस फिजिक्स को पढ़ रहे हो, जिस केमिस्ट्री को आप पढ़ रहे हो, जी जिस बायोलॉजी को आप पढ़ रहे हो, अब बायोलॉजी का एक उदाहरण देता हूँ मैं। जी बायोलॉजी का कि भाई बायोलॉजी के अंदर जो एक विकास है जी ठीक है जी, कि आज जो है अल्ट्रासाउंड है, आज जो भी कुछ है अल्ट्रासाउंड पर निर्भर है ठीक है जी जी और आप सनातन परंपरा से जी हम बड़े अनमने मन से गरुड़ पुराण का श्रवण करते हैं, अनमने मन से, मन उस पर ध्यान नहीं कभी करते जी तो उसके अंदर जो आत्मा का और शरीर का जो निर्माण है जी अगर हम उस प्रसंग को सुनेंगे तो फिर अल्ट्रासाउंड कहाँ उसके आगे टिकता है जी। जो अल्ट्रासाउंड में जो बच्चे की जो गति आप देख रहे हैं, बच्चे की धड़कन बनी हुई है, बच्चे का शरीर बन गया है जी, तो वो गरुड़ पुराण के अंदर स्पष्ट वर्णन है भी गर्भ जब आ जाएगा, गर्भ के कितने दिन बाद क्या विकास होगा, कितने दिन बाद क्या विकास होगा, आत्मा का कब विकास होगा, शरीर कब छोड़ेगा, तो सारा ये तो विकास है जी। तो इस प्रकार के शास्त्र में जब वर्णन है जी तो फिर उस चीज़ को तो वो क्या है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री सब को संस्कृत ग्रंथों से लेकर के मेरे पास पुस्तक है जी जो ये सिद्ध करते कि भाई आज का जो विकास साइंस का विकास है जी वो विकास वहाँ से है। जैसे कि आपको पता भी वायुयान जितने भी यान थे उन सब का निर्माण का जो रचयिता था भारद्वाज ऋषि है जी। और आप अगर गूगल पे जाएंगे तो जो अंग्रेजी जो निर्माण करता उनके नाम पाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, जैसे अभी हमारा कार्यालय ये भी है, ये भी जी। आपने मेरे से कोई प्रश्न पूछना है, मेरे कोई ध्यान नहीं जी, मैं जा कर के अंदर देख के भी आ गया, लेकिन उसको बदल के बताऊंगा भाई आपने कहाँ से देखा। मैं ये कहूँ भाई मैंने शास्त्र से देखा तो मोल्ड मॉडल करके दूर कर दे, नहीं नहीं जी। आधुनिक जो पुस्तक आई है अंग्रेज लेखक ने लिखी है तो उस पर मेरा ज़्यादा विश्वास है जी। तो मतलब जैसे ब्रांडेड जो चीज़ है वे ब्रांडेड क्या है, बनाने वाले तो वही हाथ हैं, वही मशीन है, मजदूर तो हमारे वही काम करें उस फैक्ट्री में जी जी, परंतु उसको क्या है वो कंपनी का नाम होकर के ब्रांडेड निकाल दिया, प्रोडक्शन ब्रांडेड भेज दिया। जी जी। तो इस तरह का वातावरण चल रहा है कि भाई कामयाब हो, लेकिन कामयाब हो लेकिन उस सत्यता को भूल जाओ। बहुत सी जगह अपन जैसे नाटकों में पिक्चरों में देख रहे हैं क्या कि भाई माता पिता को सामने नहीं लेकर आना चाहते, भाई आप IAS बन गए, IPS हो गए या बड़े अधिकारी, माता पिता को सामने नहीं आना जी। क्यों? क्योंकि वो जो गुदड़ी के लाल हैं वो माता पिता मान लें अनपढ़ हैं या औरत, उनको छिपा के चलेंगे। चलो आजकल जागृति है, नए नए बच्चे आ रहे हैं तो माता पिता को भी दिखा रहे, लेकिन देखिए आपने उसमें जो रहस्य बताया वो सत्य है जी कि एक मुखोटा जो लगा है ना जी, उस मुखोटे ने तो पूरी जो संस्कृति को समाप्त किया जी। राजेश स्वरूप शास्त्री जी, मेरा अंतिम निवेदन, आप जींद जिले की जींद विधानसभा की जनता से
क्या अपील करेंगे, और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आप क्या अपील करेंगे? क्यों आप सुयोग्य और योग्य उम्मीदवार हैं और क्यों आप जिताऊ उम्मीदवार हैं, बताते चलें। ऐसा जी, आप आए तो मेरा राजनीति वक्तव्य के लिए, परंतु आपने धर्म और आध्यात्मिक को मेरे को इस तरह से घुमाया कि मेरे अंदर जो भरा हुआ तो वही निकला जी। तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उस शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे फार्म को स्वीकार किया जी। और आज तक की ये रिपोर्ट है कि जो भी होगा महाराज जी आपके लिए अच्छा ही होगा। तो इसी ये जो आश्वासन है मेरे लिए एक सर्वोपरि है, मेरे लिए एक संजीवनी बूटी है भी कम से कम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जी हमें एक सम्मान दे रहा है जी। और उस सम्मान के फलस्वरूप अगर चुनाव लड़ने का मौका देगी पार्टी जी, तो मैंने जैसे अभी बताया कि जनता जनार्दन का जो प्रेम, 36 बिरादरी का जो प्रेम और इस गांव पांडु पिंडारा की धरती का जो प्रेम जो मेरे को जो साझा हुआ है जी, मेरे खुद के जो है मन में मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता है कि इस तरह का लोगों का प्रेम मुझे मिलेगा। और वो प्रेम जो है मैंने बताया वोट में तब्दील होगा और चुनाव नहीं चयनित होगा। क्या बात। तो वो मौका जब मिलेगा उसके बाद जब हम मिलेंगे जी तो फिर चयनित होकर ही मिलेंगे, इस उम्मीद के साथ मिलेंगे जी। और मैंने बताया भी जो लोग मेहनत कर रहे हैं अगर उन्हीं का वोटर अगर वोट जो है अगर आपकी डाल देगा तो इससे बड़ी बात जो है मेरे लिए एक सौभाग्य ही होगा। और एक कर्ज तो हमेशा जो है रहता ही है और एक कर्ज के रूप में मतलब मैं इस 10 दिन के अंदर मतलब मैं एक कर्जवान हो चुका हूँ जी, जनता के सहयोग का। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं पूरी तरह से ऋणी हूँ कि जो उनका प्रेम, क्योंकि डिजिटल माध्यम है जी, स्वयं आवागमन के साधन है, छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है जी, सुबह से लेकर शाम तक सबका जो मंतव्य आ चुका है जी, कि भी हम काम करेंगे, आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इससे ज़्यादा है 40 लाख रुपए की लिमिट बताइए जी, कि भी चुनाव में 40 लाख रुपये करो, मेरे पास तो 4,000 रुपये भी नहीं है। स्वामी जी महंत जी, कैसी आप बात कर रहे हैं तो 4,000 रुपये, लेकिन हैं? ये गारंटी हो चुकी है जी कि भी 40 लाख क्या चाहे 4 करोड़ भी लगें हाँ तो भी हम लगा के देंगे। जी तो इससे बड़ा मैं समाज का ऋणी हो चुका हूँ। पार्टी उसको मुझे उम्मीदवार के रूप में दे करके इसको मुझे कर्ज मुक्त करे, वो उसकी इच्छा रहेगी जी। बाकी तो अपने सेवा के काम को फिर करते रहेंगे, चलता रहेगा जी। और लोगों से मेरी यही अपील है जी, जो मेरा विश्वास है इस विश्वास को बनाए रखेंगे जी और इस विश्वास के सहारे ही जो ये पूरा संसार चला हुआ है जी, कि विरात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये रात जाएगी और उससे एक सुबेरा होगा, इस उम्मीद के साथ हम जी रहे हैं जी। जी और बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री महंत राजेश स्वरूप शास्त्री जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को और बीजेपी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भगवान योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी की जयंती दिवस है आज, और उनका जो वाक्य था, जो श्लोक था कि जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं किसी न किसी अवतार रूप में इस संसार में आऊँगा और असुरों का संहार करता चलूँगा, ऐसा ही मंतव्य राजनीतिक चर्चा करने के उद्देश्य से हम बैठे थे, लेकिन हमने सामाजिक चिंतन भी किया और धार्मिक चिंतन भी किया। अब ये भविष्य के गर्व का विषय है कि राजनीतिक पार्टियां किस योग्य उम्मीदवार को राजनीति में चयनित करती हैं, और फिर जनता के परिप्रेक्ष्य का सवाल है। जिस प्रकार से श्री महंत राजेश स्वरूप शास्त्री जी ने कहा, चुनाव नहीं ये चयन है और जनता इस बार चयन करने के मूड में है। निश्चित तौर पर सुयोग्य और योग्य उम्मीदवार जिसका चिंतन मनन चिंतन वो समाज हित में, प्रदेश हित में और देश हित में रहेगा, ऐसे लोगों को आप चुनें। निश्चित तौर पर देश का भविष्य उज्जवल है। आप चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सभी गाइडलाइनों का पालन करें, जहां यदि चुनाव खर्च करने की तय सीमा 40 लाख है तो उस 40 लाख को ही आप छुएं, उससे ज़्यादा ना जाएं। निश्चित तौर पर देश व संविधान बड़ा है, चुनाव आयोग बड़ा है, चुनाव निर्धारण की नीतियां करने वाले बड़े हैं, और ये भविष्य के गर्व का विषय होगा। क्या हरियाणा की राजनीति में जींद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से कि श्री महंत राजेश स्वरूप शास्त्री जी का
इस चुनावी रण में क्या राजनीतिक क्षेत्र में लग पाएगा धूल में लट, ये भविष्य के गर्व का विषय है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।